हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू ट्रेंड एंड लर्न। सो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं विच इज माइंडफुल ईटिंग। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने दो टॉपिक्स किए, व्हाट टाइप ऑफ फूड वी ईट एंड सेकंड था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये पार्ट रिलीज्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए पहले उसको करिए, फिर हम इस यहाँ पे आइए। तो 3.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लाइन टू लाइन समझाऊंगी लेकिन लाइन पढ़ के नहीं समझाऊंगी। दिस मीन्स कि सारी लाइंस कवर होंगी लेकिन आपको बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी कि लाइन पढ़ो फिर समझाओ, लाइन पढ़ो फिर समझाओ। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द फनीएस्ट वे, इन द मोस्ट इंजॉयबल वे। बहुत मजा आने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है दैट हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े फूड के, जिसमें थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट। उसमें हमने जो है न्यूट्रिएंट्स जो है, उन न्यूट्रिएंट्स को हमने चेक करना है। मान लो जो खाना हम खा रहे हैं, अब मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, फैट्स है कि नहीं है, प्रोटीन्स है कि नहीं है। मतलब मुझे ये देखना है कि इसमें कौन सा फूड कंपोनेंट है, तो मैं क्या करूंगी, टेस्ट करूंगी। अब यहाँ पे हम तीन पढ़ने वाले हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट यानी कि स्टार्च का टेस्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, सेकंड फैट का टेस्ट, थर्ड प्रोटीन का टेस्ट। ठीक है, अब हम बाकी क्यों नहीं करने वाले, वाइटामिन और मिनरल्स का क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि वहां पे वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी की जरूरत है। वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी यानी कि बड़े बड़े केमिकल्स की जरूरत है, एंड अभी आपको केमिकल्स अलाउड नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, फैट, प्रोटीन, इनको बहुत सिंपल से टेस्ट के साथ हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। अब मैंने स्टार्च का टेस्ट करना है भी, मैं कैसे करूं। स्टार्च के लिए आपको जो है एक फूड आइटम लेना है, फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। जैसे ले लो कि मैंने आलू का छोटा सा स्लाइस ले लिया, कुकम्बर यानी कि खीरा ले लिया, ब्रेड ले लिया, बॉइल्ड राइस ले लिए, ठीक है, बॉइल्ड ग्राम ले लिया या पीनट्स ले लिए, ठीक है, मूंगफली ले ली, ऑयल, बटर, क्रस्ट, कोकोनट, जो भी आप जिसके लिए टेस्ट करना चाहते हैं उसका थोड़ा सा पीस ले लिया। उसको एक डिश पे रखना है, ठीक है, एक सेपरेट डिश लेनी है, उसके ऊपर उसको आप लोग को रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो। इसके बाद इसके हाथ में ये बूंद वाली है ना, यहाँ पे बॉटल पड़ी है जिसपे लिखा है आयोडीन, राइट। तो इसमें आयोडाइन सोल्यूशन है। आपने क्या करना है, आयोडाइन सोल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स जो है इस फूड आइटम के ऊपर ड्रॉपर की हेल्प से डालें। ठीक है, देखो ये डाल रही है, एक बूंद गिर गई, दूसरी गिर रही है ना। तो 2 से 3 बूंद आपने जो है ड्रॉपर की हेल्प से किसकी डालनी है, आयोडाइन सोल्यूशन की। ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि उसकी फूड आइटम पे जो हमने रखा, यहाँ पे आलू पड़ा हुआ है, पोटैटो पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पे चेंजेस जो है आई कि नहीं, उसके कलर बदला कि नहीं। ठीक है, अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो गया, दिस मीन्स कि उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। देखो लिखा हुआ है द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। दिस मीन्स, तो यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन जो है स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हेल्पफुल है, दैट इज आयोडाइन सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा कलर निकलने से पता चलेगा कि स्टार्च है, ब्लैक, ब्लू से ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल स्टार्च का। नेक्स्ट इज फैट्स का टेस्ट। फैट्स का टेस्ट कैसे करना है, अब हमने पढ़ा था फैट्स, ऑयल्स और बटर वगैरह, ऐसे ऑयल्स वगैरह में होता है फैट, राइट। अब आपको क्या करना है, उसी फूड आइटम जिसका भी आप लेना चाहते हो, उसी फूड आइटम को अब पेपर पे रखना है। पहले हमने डिश पे रखा था, अब आपको पेपर पे रखना है। पेपर का एक पीस लो, उसके ऊपर फूड आइटम रखो, पेपर से उसको रैप कर दो फूड को। ठीक है, और फिर उसको प्रेस करो। ठीक है, प्रेस करो, ध्यान से प्रेस करना कि पेपर फटे ना। ठीक है, फिर अगर मान लो खाने में थोड़ा पानी है, गीला होता है पेपर, तो पहले पेपर को सुखाओ। ठीक है, अगर नहीं तो लेट इट बी। फिर आपको पेपर पे चेक करना है कि क्या ऑयल के धब्बे हैं, जो तेल के धब्बे से होते हैं, क्या वो हैं। अगर होंगे इसका मतलब फैट है। ठीक है, कई बार धब्बे नहीं दिखते तो आपको लाइट पे करके ना, लाइट के सामने करके तो दिख जाएंगे, बहुत आसानी से धब्बे दिख जाएंगे। तो लाइटली फेंटली से होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर ऑयल के धब्बे, दिस मीन्स कि उसमें फैट्स है, बिकॉज फैट्स जो है ऑयल वगैरह में होता है। ठीक है, ऑयल पैच ऑन द पेपर शोज दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट, तो फैट का भी हमने देख लिया। अब बात आती है प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स के लिए फिर से वही जो आपने फूड आइटम्स ले लो जो पिछली एक्टिविटी में ली। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें केमिकल हम यूज करने वाले हैं। अब जो फूड आइटम है वो फिर से आपने लेना है। अब इस बार आपने उसका पेस्ट या पाउडर बनाना है। मतलब कि पेस्टल और मोटर लिखा है, पेस्टल और मोटर का मतलब क्या होता है, चाय वो तो हर किसी के घर पे बनती हो, मसाला भी कूटते होंगे। तो कुछ इस तरीके की कॉली और जो ये पेस्टल और मोटर है, ठीक है, ऐसे ऐसे कूटते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको फूड आइटम को क्या करना है,
उसका पेस्ट बनाना है या पाउडर बनाना है, मतलब कि आपको कूटना है उसमें, पेस्ट बन गया तो पेस्ट, पाउडर बन गया तो पाउडर। ओके, सो अब हमने कूट लिया जी। अब क्या करेंगे हम, अब आपने कूट लिया, अब आपने उसमें से आधा चम्मच फूड निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। टेस्ट ट्यूब किसको कहते हैं, अब ये टेस्ट ट्यूब है जो मैम ने पकड़ी हुई है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डालना है आधा चम्मच। फिर आपने क्या करना है जी, उसके बाद आधा चम्मच डालने के बाद आपको 2 से 3 चम्मच पानी डालना है। उसी टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 चम्मच पानी डाल के उसको अच्छे से शेक कर लेना है, ठीक है। शेक कर लिया, ठीक है जी, शेक कर लिया। उसके बाद आपको 2 बूंदे किसकी डालनी है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किया, देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसकी 2 बूंदे डालनी है ड्रॉपर की हेल्प से। जैसे कि पिछले में भी हमने ड्रॉपर यूज किया था, यहाँ पे मैम देखो ड्रॉपर यूज कर लिए, तो ड्रॉपर की हेल्प से आपने जो है इसमें 2 बूंदे डालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने 2 बूंदे डाली, ठीक है, फिर एक और ड्रॉपर लो जो इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है, इसने कॉस्टिक सोडा का पकड़ा हुआ है। फिर इस कॉस्टिक सोडा फिर 10 बूंदे डालनी है आपने, कितनी बूंदे डालनी है, 10 बूंदे डालनी है कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन की, ठीक है, उसी ट्यूब में। अब क्या करना है आपको, अच्छे से उसको शेक करना है, अच्छे से शेक करना है और कुछ मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही रहने देना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि उसका कलर बदला कि नहीं। अगर उसका कलर चेंज हुआ, अगर उसका कलर वायलेट कलर हुआ, दिस मीन्स कि उसमें है प्रोटीन्स। इसका मतलब क्या है, उसमें है प्रोटीन्स। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कलर से पता चलेगा, कौन सी कलर की ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि फूड में प्रोटीन है, आंसर इज वायलेट कलर, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि कौन से कलर से पता चलेगा कि फूड में स्टार्च है, तो कौन सा कलर था, ब्लू टू ब्लैक, राइट। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा प्रोटीन है। तो इसमें आपको 2 केमिकल यूज हुए, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द केमिकल्स यूज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, तो कौन कौन से हुए थे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, राइट। ठीक है, ये था हमारा सिंपल से 3 टेस्ट जो कि हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब आपने जो है टेबल बनाया था, यहाँ पे नीचे एक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये अलग अलग हमें फूड आइटम्स दिए, उन्होंने बोला इसका करो जी आप टेस्ट, ठीक है। आयोडीन टेस्ट करो, आयोडीन टेस्ट के बाद क्या हुआ, कलर देखना है। आयोडीन टेस्ट मतलब स्टार्च का टेस्ट, ठीक है। पहले आयोडीन से पहले उसका कलर क्या था, जब आपने टेस्ट कर लिया स्टार्च का, उसके बाद उसका कलर क्या हुआ। फिर यहाँ पे ऑयल पैच टेस्ट है, ऑयल पैच का कि पहले आपने प्रेडिक्शन लगानी है कि उसमें ऑयल होगा कि नहीं। पहले आपने बस अंदाजा लगाना है, आपको लगता है होगा कि नहीं, या आपको सिंपल यस नो लिख देना है। फिर आपने जो है टेस्ट करने के बाद देखना है कि क्या उसमें ऑयल के धब्बे थे या नहीं, फिर आपने उसमें यस नो लिख देना है। अब प्रोटीन टेस्ट से पहले के कौन सा कलर था वो यहाँ पे लिखना है, प्रोटीन टेस्ट के बाद कौन सा कलर था वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि उसमें स्टार्च है, फैट है, प्रोटीन है या नहीं। स्टार्च पे कैसे पता चलेगा, अगर ब्लू और ब्लैक कलर का हो गया तो स्टार्च यस लिख दो, अगर नहीं तो नो लिख दो। अगर ऑयल के धब्बे दिखे हैं तो आपको क्या कर लेना है, फैट पे यहाँ पे यस लिख देना है, अगर नहीं दिखे हैं तो नो लिख देना है। प्रोटीन टेस्ट पे क्या हुआ था, वायलेट कलर अगर दिखता है तो यस लिख दो, अगर नहीं दिखता है तो नो लिख दो, ठीक है। तो ये आप सिंपल सी एक्टिविटी कर लेना। अब 3.4 नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हम सबको चाहिए। तो अब देखो, क्या जो मुझे न्यूट्रिशन चाहिए क्या आपको भी वही चाहिए। अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मान लो मुझे 2 कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 3 फैट चाहिए, 4 प्रोटीन चाहिए, तो क्या आपको भी वही चाहिए क्या। जो आपको जितने चाहिए उतने ही आपके दादा दादी को चाहिए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एज पे। सो ये किस पे डिपेंड करता है, एज पे, जेंडर पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, हेल्थ स्टेटस पे, लाइफस्टाइल पे। 10 साल के बच्चे के लिए अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है। 60 साल के लिए अलग होंगी, फीमेल के लिए अलग होंगी, मेल के लिए अलग होंगी। हेल्थ स्टेटस अगर आप बहुत अच्छे हेल्दी हो तो आपको अलग न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी चाहिए, अगर कोई अनहेल्दी बच्चा है तो उसको अलग चाहिए। अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन हो तो आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आपको बैलेंस्ड चाहिए। तो दिस मीन्स कि ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल, इन सब पे हम जो है हमें कौन सा कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कितनी अमाउंट में चाहिए, कौन कौन से चाहिए, इन सब पे डिपेंड करता है, राइट। सो उसके बाद आ जाता है कि आपने एक 3.1 एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने जो है पूरे हफ्ते में फूड, ये हमारी फर्स्ट वीडियो में है पार्ट 1 में, जिसमें हमने जो है पूरे हफ्ते में फूड कंज्यूम जो किया था वो लिखा था। अब उन्होंने बोला कि आप चेक करो कि क्या जो उस पूरे हफ्ते में आपने फूड खाया उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो आपको चाहिए, क्या वो सारे कंपोनेंट्स थे जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। अगर नहीं तो ये न्यूट्रिएंट्स देखो या वो फूड कंपोनेंट्स देखो जिनको ऐड करने की जरूरत है। मान लो मेरी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो देखो कि मुझे प्रोटीन की जरूरत है, मुझे कितनी जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रॉ फेस एंड वाटर। ओ नो,
दोबारा से करते हैं। अ डाइट दैट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स, surface एंड वाटर in the right amount for a proper growth and development of the body is known as balanced diet। ये किसकी डेफिनेशन है? बैलेंस्ड डाइट की। ठीक है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको अंडरलाइन करना है। अब वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, पानी हो, ठीक है, सही मात्रा में हो, जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। वो डाइट जो हमारी हमें प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, रफेज की, पानी की जरूरत है, जिस डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो, उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अब जो आपकी डाइट है उसमें कौन कौन से चेंजेस करोगे कि वो बैलेंस्ड डाइट बन जाए। ठीक है, सो यहाँ पे करना है हमें कंपेयर। यहाँ पे एक तरफ है पोटैटो वेफर्स, दूसरी तरफ है रोस्टेड चना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा होमवर्क दूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे हमें दी है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, हम जो पैकेट्स खाते हैं बेटा, चॉकलेट हो गई या वेफर्स हो गए, कुरकुरे हो गए वगैरह, इन सब में ऐसा पीछे बॉक्स बना होता है, जो यहाँ पे बना है ना, इस तरीके का पीछे व्हाइट बॉक्स बना होता है जिसमें सारी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, बट हम पढ़ते नहीं है, बस खोल के चबड़क 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 खाली पैकेट धबाक डस्टबिन में, राइट? ऐसे ही होता है। तो आपको वो देखना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी आप करना जरूरी, बहुत सिंपल है, आप खाते हो नॉर्मली, हमने आपको वो देखना है कि उसमें जो जो एनर्जी जो मैं आज बोलने वाली हूँ वो कितनी कितनी है। ठीक है, सबसे पहली है एनर्जी। एनर्जी देखो इसमें है 536 किलो कैलोरीज। कैलोरीज बोलते हैं बहुत जो है अच्छी नहीं होती हमारी बॉडी के लिए, इसमें 536 है, 536। यहाँ पे रोस्टेड चना इसमें 355, किसके पास ज्यादा है? पोटैटो वेफर्स के पास। हम साथ साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई फैट्स की, इसमें है 35 ग्राम फैट्स। कितना ज्यादा फैट है? इसमें है 6 ग्राम फैट, तो किसके पास ज्यादा है? अगेन पोटैटो वेफर्स के पास। कार्बोहाइड्रेट्स देखो इसके पास 53 है और इसके पास 58 है। अब जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होनी चाहिए तो वो कम है इसके पास ज्यादा है। प्रोटीन्स देखो इसके पास 7 ग्राम है, यहाँ पे 18 ग्राम है, तो किसके पास ज्यादा है? अगेन रोस्टेड चना के पास। डाइटरी फाइबर्स के पास 4 ग्राम है, यहाँ पे 16.8 ग्राम है, तो किसके पास है ज्यादा? इसके पास। अब यहाँ पे आप देखो पोटैटो वेपर्स के पास एनर्जी फैट वगैरह ज्यादा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर कम है। ठीक है, जो चीज ज्यादा होनी चाहिए वो कम है, और जो चीज कम होनी चाहिए वो ज्यादा है। ठीक है, अब देखो जो हाई कैलोरी फूड होता है वो हाई कैलोरी क्यों होता है? कि उसमें उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है और फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो बंदे को मोटा बना देता है। मोटापा फैट से ही आता है। ठीक है, इसीलिए हमें इन्हें कम अमाउंट में लेना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर वगैरह हमें ज्यादा लेने चाहिए, क्योंकि वो अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब जो जंक फूड होता है ना, उसमें एनर्जी और फैट्स ज्यादा होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स वो कम होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपको क्या करना है? अंडरलाइन। सम फूड्स हैव हाई कैलोरी ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट, मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, वेट अच्छे से हाईलाइट करें, मिनरल्स, वाइटामिन, डाइटरी फाइबर्स। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। इन फूड्स को क्या बोला जाता है? जंक फूड्स। जंक फूड्स कौन से फूड होते हैं? जिसमें हाई कैलोरी हो, हाई का फैट कंटेंट हो, लेकिन उसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन, डाइटरी फाइबर कम हो, वो होते हैं जंक फूड। अब आपको छोटा सा होमवर्क मैं देती हूँ, आपने बताना है कि इन दोनों में से आप कौन सा खाना ज्यादा पसंद करोगे। अब न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखने के बाद, ठीक है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखने के बाद आप कौन सा खाना पसंद करोगे, और साथ में मुझे आपको ये भी बताना है कि इन दोनों में से जंक फूड कौन सा है। ठीक है, दोनों काम करने हैं आपने। कमेंट जो पहले करेगा उसको मैं पिन करूंगी, लाइक भी करूंगी। ओके, सो चलो आगे। ये फूड्स जो हैं इसमें कौन कौन से आ गए देखो, पहले लिख दिया, पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक कौन सी? कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, फैंटा, कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, जो भी बोल दो, कंज्यूमिंग। ये सारी फूड्स जो हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, जो इन जंक फूड्स को ज्यादा खाता है उसको क्या हो जाता है? मोटापा, उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। हमने पिछले पार्ट 1 में देखा था, एक मेला लगा था फूड का जिसमें अलग अलग ट्रेडिशनल फूड थे। उसमें डॉक्टर पोशिटा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसका मतलब समझ में आ गया होगा। हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। ठीक है, हमें अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप अच्छी सेहत चाहते हो तो उसके लिए हैप्पी लाइफ चाहते हो, अगर आपके पास अच्छी सेहत होगी तभी आप हैप्पी लाइफ जी सकते हो, अदरवाइज नो।
ठीक है, कभी ये दवाई ले आओ, कभी वो दवाई ले आओ, है ना। तो उसके बाद आ गया है मोर टू नो। पैकेज्ड फूड आइटम्स के, ये मैंने बता ही दिया कि पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, हर एक न्यूट्रिएंट की जो है इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक होते हैं फोर्टिफाइड फूड्स, अगेन यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, एक होते हैं हमारे फोर्टिफाइड फूड्स, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। वो फूड जिसमें, अब देखो कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको जब बनाया जाता है ना, जिनको जब बनाया जाता है उसमें क्या ऐड किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो उनके उनमें न्यूट्रिएंट भरपूर हो जाए, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाए, ठीक है। एक जब फूड तैयार हो रहा है कोई, ठीक है, उसमें और न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं तैयार करते हो, ताकि वो ज्यादा न्यूट्रिशनल हो जाए हमारी बॉडी के लिए, उन्हें हम फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट एग्जांपल है। आयोडाइज्ड सॉल्ट कैसे फोर्टिफाइड फूड है, देखो नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है, सी वाटर से सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है, पहले से थोड़ी आयोडीन है, हमने उसमें न्यूट्रिशन ऐड किया, हमने उसमें आयोडीन ऐड किया, न्यूट्रिएंट ऐड किया, ताकि वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ जाए। तो ये क्या हो गया हमारा फोर्टिफाइड। उसी तरीके से बेबी फूड्स में ही भी जब वो बेबी फूड्स बनते हैं ना, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यूज हो जाए, बेबी के लिए अच्छे हो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, वो एक एजेंसी है जो कि फूड क्वालिटी को रेगुलेट करती है, मतलब कि फूड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फूड की क्वालिटी को कौन रेगुलेट करता है, सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट फूड क्वालिटी इन इंडिया, आंसर इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा 3.5 दैट इज मिलेट्स न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स। अब न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स कौन से होते हैं, मिलेट्स क्या होते हैं, वो वो ग्रेन्स, वो सीरियल क्या होते हैं, जो व्हीट राइस वगैरह सारे सीरियल्स ही हैं, ठीक है। वो सीरियल्स जिनमें ज्यादा न्यूट्रिशन हो, जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, उसे हम बोलते हैं मिलेट्स, ठीक है। हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड मिलेट्स, ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें दिया है ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, ठीक है, ये सारे क्या है, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। ये सारी क्या है, नेटिव क्रॉप्स इंडिया के, मतलब कि क्रॉप इंडिया में बहुत आम ही उगाई जाती हैं, इनको किसी भी मौसम में आप बहुत आसानी से उगा सकते हो, इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको मिलेट्स कहा जाता है, ठीक है। कभी आपने फूड आइटम्स खाए हैं मिलेट से, मिलेट्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटी साइज के ग्रेन्स होते हैं, जो कि इंडियन डाइट का बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि इंडियन डाइट का बहुत ही अहम हिस्सा है। पिछले कई सालों से इनको खाया जा रहा है, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी पिछले कई सालों से खाई जा रही है, ठीक है। और ये पॉपुलर भी है, क्यों पॉपुलर है, क्योंकि उनके ये हमारी सेहत को बहुत अच्छे फायदे देते हैं। इनमें बहुत अच्छा वाइटामिन मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम होता है, डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, इसलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मिलेट्स, दैट इज न्यूट्री सीरियल्स। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अंडरलाइन करो, दीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, की बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। कि फूड माइल्स क्या होता है, वो रास्ता जो कि एक खाना आता है करके आता है हमारे पेट तक जाने, मतलब खेत से लेके हमारी प्लेट तक जो रास्ता खाना अपनाता है उसे हम फूड माइल बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं खाने को हमारी प्लेट तक आने के लिए। जैसे एक व्हीट ग्रेन के एग्जांपल लेके समझते हैं कि उसका फूड माइल कौन सा है। अब देखो जो फार्मर जो है खेत में व्हीट उगाता है, डेट इज कनक उगाता है, जो कि कनक उगाता है, सबसे पहले उसने सीड्स सो किए, सो करने के बाद अब वो उग गए हैं, अब वो उसका हार्वेस्ट करेगा। हार्वेस्ट करने के बाद अब इनकी थ्रेशिंग होगी, थ्रेशिंग मतलब कि इनको पकड़ पकड़ के झाड़ा जाएगा कि इनमें से जो सीड्स हैं वो अलग हो जाएं, ग्रेन्स अलग हो जाएं। अब फिर उनको बोरियों में भरा जाएगा, बोरियों में भरने के बाद इनको चक्की में पिसवाने के लिए लेकर जाया जाएगा, जहां पे इनके दाने से क्या बनेगा, आटा। फिर ये आटा कहाँ पे जाएगा, दुकान पे जाएगा और बिकेगा, फिर वो हमारे प्लेट में जाएगा और फिर पेट में जाएगा। उसके बाद आता है कि फूड वाइज, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी जो कि मैंने पहले बता दी है, कि कौन कौन सा सारा रास्ता जो कि एक
खाना, एक मकई जो है या कोई भी फूड आइटम प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक आने के लिए तय करती है, उसे हम फूड माइल बोलते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग फूड माइल्स को कम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे खर्चा कम होता है और पोल्यूशन भी कम होता है। हमें लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे जो लोकल फार्मर्स है, जो हमारे आसपास जो खेती करते हैं, हमें वो फूड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि अगर दूर दूर तक खाना जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाएगा, उससे पोल्यूशन ज्यादा होगा। दूसरी चीज की कॉस्ट भी कम होती है। ठीक है, अगर कोई खाना एक बहुत लंबा रास्ता तय करके जाए तो उसका जो प्राइस है वो ज्यादा होगा। तो हमें लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारे फूड को फ्रेश और हेल्दी भी रखने में काम आता है। कैसे? अगर बाहर से फूड आया तो कई दिन लग गए उसको आने के लिए और वो बासी हो गया। अगर हम लोकल खाएंगे तो क्या होगा? फ्रेश होगा, हेल्दी होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है फूड को वेस्ट करते हैं, अनकंज्यूम छोड़ देते हैं, प्लेट को आधा खा के छोड़ देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि कितना टाइम और एफर्ट लगता है फार्मर्स को खाना हमारी प्लेट तक भेजने के लिए। ठीक है, इसलिए हमें फूड का सम्मान करना चाहिए, खाने का सम्मान करना चाहिए और उस उतना ही फूड लेना चाहिए जितना हम कंज्यूम, जितना हम ले सकते हैं। ठीक है, और हमें फूड की वेस्टेज जो है कम करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस जो है ढूंढने की आप कोशिश करो। जैसे कुछ और फूड की, जो भी आप फूड ले रहे हो, ठीक है, उन वो कैसे हम तक आते हैं वो फाइंड करने की कोशिश करो। लास्ट पे एक स्टेटमेंट दी है, दैट इज ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। कि हेल्दी खाना खाओ, फूड को शेयर करो, रिस्पेक्ट करो फूड की, और लोकल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे कीवर्ड्स। हमारे कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो होगी, अब मैं वीडियो अपलोड करूंगी। हमारा माइंडफुल ईटिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, थर्ड चैप्टर डन है। इंग्लिश का जो रेवन एंड फॉक्स है उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज रहती है ना, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के चैप्टर अपलोड होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपलोड होगी। उसके बाद इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपलोड हो जाएगी, जिसमें कीवर्ड्स भी साथ में होंगे, डोंट वरी। ठीक है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है साइंस की, इंग्लिश की अलग। अगर आपको उनको लाइन वाइज देखना है, बिल्कुल फ्रेश है, 2025 26 की है। एक बार जाके नजर जरूर डालना, चेक करना। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड्स और हमारी साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आई विल सारा एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, कि अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज 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 मुझे फीडबैक दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब आप और किस तरीके से चाहते हो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, थ्रू एनिमेशंस और एनीथिंग एल्स, जो भी आपको लगता है, प्लीज फीडबैक दीजिए मुझे। मैं आपके फीडबैक को सपोर्ट करूंगी जरूर। ठीक है, एंड मैं उस चीज को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूंगी। एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें चैप्टर्स को। ठीक है, जल्दी से अपने सिलेबस डन करें, स्कूल से पहले सिलेबस डन हो जाए। मैम क्वेश्चन पूछे, चैप्टर समझाते वक्त आप धाड़ धाड़ जवाब दो और मैम बोले, बेटा तुम इतने इंटेलिजेंट हो, वाओ, तुम्हें कैसे पता। ठीक है, तो मैम की अगर इंटेंशन चाहिए तो ट्रेंडिलन को फॉलो कर लो, क्योंकि एडवांस में सारा करवा दूंगी, इंग्लिश और साइंस है। ठीक है, जितना हो सके आई विल ट्राई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।